हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 120वीं जयंती पर मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सेक्टर 4 स्टेट बेंडिंग जोन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने 45 लाख रुपए की राशि से शहर की बी रोड्स पर स्टार्ट्स लगाने और थर्मोप्लास्टिक पेंट्स की लाइनिंग के काम का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पंचकुला में कुल 16 बेंडिंग जोन स्थापित होंगे। इस बेंडिंग जोन के स्थापित होने से वेंडर्स एक निश्चित स्थान पर सम्मानपूर्वक अपनी रोजी रोटी कमा पाएंगे। हमारे वेंडर्स हैं, जो रेडी फड़ी वाले हैं, उन सबको हम एक सम्मान का जीवन दिलाने का प्रयास कर रहे हैं और वो अच्छे ढंग से अपनी रोजी रोटी कमाएं। उसके लिए पूरे पंचकुला में 16 वेंडिंग जोन बनने जा रहे हैं। 8 वेंडिंग जोन जो हैं वो इस एरिया के अंदर है, फेज 1 के अंदर। 8 वेंडिंग जोन जो हैं वो घग्गर पार्क के सेक्टरों के अंदर बनने वाले हैं। अभी तक जो यहाँ 8 जो वेंडिंग जोन हैं, चाहे वो सेक्टर 2 में, 4 में, 8 में, 10 में, 11 में, 12, 15 और 19, इनमें 778 लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 120वीं जयंती पर फरीदाबाद में कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल के कार्यालय सेक्टर 16 सागर सिनेमा पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे विपुल गोयल ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी अखंड भारत के लिए बलिदान देने वाले युग पुरुष थे। एक देश, एक विधान और एक निशान ही उनका सपना था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा करने का काम किया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने सामुदायिक भवन में पौधारोपण भी किया और सभी से एक एक पौधा लगाने की अपील की। देखिए, आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 120वीं जयंती है और मुझे बहुत गर्व है कहने के अंदर कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना था, एक देश एक विधान धारा 370 को हटाना, जिसके लिए उन्होंने निरंतर संघर्ष किया, उसको पूर्ण करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की टीम ने इसे पूरा किया। तो आज ये देश के लिए बहुत गौरव और गर्व की बात है। और भारतीय जनता पार्टी जो उन्होंने जो सपना दिखाया और जो मार्ग उन्होंने तय किया, आज भारतीय जनता पार्टी उस पर चलकर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। तो जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 120वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर फरीदाबाद में कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल के कार्यालय सेक्टर 16 के सागर सिनेमा पर कार्यक्रम आयोजित किया, जहां उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया, नमन किया। हिसार में पानी की कमी से परेशान 23 गांव के लोग अपनी अर्जी लेकर जिला सिंचाई अधिकारी के पास पहुंचे। ग्रामीणों ने पहले कार्यालय परिसर में बैठकर 1 घंटे तक धरना दिया। फिर भी जब अधिकारी नहीं पहुंचे तो जिला सिंचाई अधिकारी के कार्यालय के गेट के सामने धरने पर बैठकर नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से कहा कि अगर भाखड़ा में पानी का स्तर बढ़ता है तो ही वो पानी दे पाएंगे। ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग के अधिकारी से कहा कि भले ही उनकी फसलें सूख जाएं, लेकिन पीने के पानी के लिए दिक्कत न हो, इसके लिए माइनर 2 सप्ताह तक चलनी चाहिए। पीएलसी पावड़ा लिंक चैनल नहर पर पानी की समस्या लगातार गहराती जा रही है, जिसको लेकर के 23 गांवों के लोग आज यहां पर एससी से मिले और उन्हें देखो सिर्फ आश्वासन दिया गया और ये स्पष्ट रूप से कहा गया कि अगर भाखड़ा में पानी का स्तर नहीं बढ़ता है तो किसानों को किसी भी हालात में पानी नहीं दिया जा सकता। किसानों की फसलें सूख रही है, गाँव में तालाब में पानी की समस्या है, पीने के पानी का संकट गहराता जा रहा है, लेकिन अधिकारियों ने यह
हाथ खड़े कर दिए हैं और किसान अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि उनकी फसल सूख रही है, 1 महीने में जो 1 सप्ताह पानी आता है उसको बढ़ा करके 2 सप्ताह किया जाए। आज किसानों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और एक आश्वासन के साथ वो अपने घर वापस लौट गए। अपने सहयोगी जगदीप के साथ हरियाणा न्यूज, अनूप कुंडू, हिसार। उधर सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से धिक्कार रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान हरियाणा न्यूज से बातचीत में किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि मछली की आंख की तरह किसानों का लक्ष्य कृषि कानून की वापसी है। जब तक कृषि कानूनों का डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता, आंदोलन जारी रहेगा। वहीं विधानसभा चुनाव में किसानों की भूमिका के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि चुनाव लड़वाना हरवाना हमारा काम नहीं है, हम किसानों की बात करेंगे। किसान नेताओं के आपसी मतभेद को उन्होंने आंदोलन के विरोधी नेताओं का सपना बताया। सिरसा में किसानों का पक्का मोर्चा लगा हुआ है, लगातार आंदोलन चल रहा है। 3 कृषि कानूनों के साथ साथ जो उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला और रणजीत सिंह चौटाला, उनके त्यागपत्र की मांग विशेष रूप से किसानों के द्वारा उठाई जा रही है। इसी उपलक्ष्य में आज धिक्कार रैली जो है वो आयोजित की गई है संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से। योगेंद्र जी, हरियाणा न्यूज में स्वागत है आपका। किस प्रकार से अब आंदोलन चलाया जाएगा? आंदोलन पहले दिन से चिड़िया की आंख को देख रहा है, यानी कि 3 कानून को रद्द करवाना और एमएसपी का कानून बनवाना। हम पहले दिन से एक ही मांग पे कायम हैं। हम ना इधर ना उधर। सरकार को सुनने में दिक्कत हो गई है, समझ नहीं आ रहा। सरकार सोच रही है थका देगी, डरा देगी, तोड़ देगी। सारी साजिशें नाकामयाब हो गई हैं। तो जैसे आगे चुनाव भी आ रहे हैं, पंजाब में भी चुनाव आ रहे हैं, तो किस प्रकार से क्या संयुक्त मोर्चा की कोई ऐसी प्लानिंग है कि अपने उम्मीदवार उतारे या किसी पार्टी विशेष को समर्थन दे, ऐसा भी कुछ? देखिए, चुनाव लड़ना, लड़वाना, हरवाना, जितवाना हमारा मुख्य काम नहीं है। हम तो किसान की बात मनवाने में है। अब दिक्कत ये है कि ये बीजेपी वाले ना संविधान की बात सुनते, ना ये इंसानियत की बात समझते, सिर्फ और सिर्फ वोट की बात समझते। इसलिए मजबूरी में हमें बंगाल में जाके इन्हें थोड़ा सा इंजेक्शन देना पड़ा कि भाई चलो तुम वोट की बात समझते हो तो जरा वोट की बात समझा देते हैं तुम्हारे को। अगर अब मान जाएं तो हमें कोई ना इलेक्शन लड़ने का शौक, ना लड़वाने का शौक, ना हराने का, जिताने का। लेकिन अगर नहीं माने तो भाई एक और इंजेक्शन देना पड़ेगा। मरीज को ठीक तो करना है। देखो, मेरे देश का प्रधानमंत्री बीमार है, बेचारे का इलाज करना तो मेरा काम है ना। सरकार बार बार कहती है कि कृषि कानून लागू नहीं किए जा रहे, तो ऐसे में आंदोलन की क्या मांग क्या रह गई है? कृषि कानून सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत स्टे किए गए। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अगले सोमवार को स्टे हटा देगा। सरकार एप्लीकेशन मूव करेगी, स्टे हट जाएगा। इससे कैसे हम मान जाए? कानून तो मर गए हैं, क्योंकि ना इस सरकार की ना आने वाली किसी सरकार की हिम्मत होगी इन कानूनों को लागू करने की। लेकिन अब किसान ने समझ लिया है कि कानून मरे से काम नहीं चलेगा, डेथ सर्टिफिकेट भी लेके जाना पड़ेगा। ये थे योगेंद्र यादव और इनका कहना है कि लगातार जो है वो किसानों की लड़ाई जारी रहेगी। कैमरामैन विकास के साथ अमित तिवारी, हरियाणा न्यूज, सिरसा। हरियाणा पंजाबी संस्कृति संघ ने किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के उस बयान पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है जिसमें चढ़ूनी ने सीएम मनोहर लाल को पाकिस्तान से आया हुआ बताया था। संघ ने चढ़ूनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही उन्होंने सेक्टर 21 के कार्यालय पर पुलिस कमिश्नर को इससे संबंधित ज्ञापन भी सौंपा और चढ़ूनी से अपने बयान पर माफी मांगने का भी आग्रह किया। जो यहाँ पर ज्ञापन देने आया, अभी कुछ समय पहले 29 जून को खोरी गांव में गुरनाम सिंह चंदूनी जी आए थे, तो उन्होंने वहां पर एक बयान दिया, मुख्यमंत्री को पाकिस्तानी का। हमारा ये पंजाबी समाज का ये बहुत बड़ा रोष प्रकट किया हम लोगों ने। हर जिले में आप देख रहे हैं लोग उनका पुतला भी जला रहे हैं। लेकिन ये हर बार होता है। मैं कह रहा हूँ, कभी मैंने आपको बताया, कभी दीपेंद्र हुड्डा, कभी अपना अवतार सिंह मडाना, कभी हवा सिंह सागवान ने तो लगातार 10 दिन तक उनको रिफ्यूजी और पाकिस्तानी सरेआम कहते रहे। उनके खिलाफ भी हमने एफआईआर दर्ज करवाई थी, लेकिन ये बाद में माफी मांग लेते हैं, एफआईआर हम वापस लेते हैं। इस बार हमारी पूरी टीम ने, हरियाणा पंजाबी संस्कृति संघ ने यह निर्णय लिया है कि हम इस बार माफ नहीं करेंगे। जो धाराएं इन पर लगनी चाहिए वो धाराएं लगकर इनको अंदर करना चाहिए और इनको जो सजा होती है उनको सजा देनी चाहिए, ताकि कोई और आने वाले समय में हम पंजाबियों को इस तरह का गाली रूपी शब्द या यूज ना करें।
उधर फतेहाबाद जिले में कोई भी सरकारी अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऐसा नहीं है जहां डॉक्टरों और अस्पतालों के स्टाफ की कमी ना हो। जिला मुख्यालय की बात करें तो जिला मुख्यालय पर डॉक्टरों के 42 पद स्वीकृत हैं, लेकिन 42 में से सिर्फ 17 डॉक्टर ही यहां पर काम कर रहे हैं। जिला मुख्यालय पर बने नागरिक अस्पताल के मेडिसिन विभाग में कोई भी डॉक्टर ही नहीं है। तो वहीं सीएमओ का ये कहना है कि उन्होंने इसे लेकर कई बार सरकार को लिखित आवेदन दिया है। पिछले काफी टाइम से मेरे ख्याल से 2 प्लान 15 साल जो है हो चुके हैं डॉक्टरों की कमी का रोना होते हुए। बीच में इन्होंने कुछ डॉक्टरों को यहाँ पे भर्ती किया था, लेकिन फतेहाबाद का ट्रेंड है कि जो डॉक्टर यहाँ पे कुछ अच्छा काम करने लगता है, भीड़ आनी शुरू हो जाती है, तो वो प्राइवेट में चला जाता है और अचानक से जो है किसी से डॉक्टर की कमी आ जाती है। और अभी जैसे सर्जन एक मुख्य कड़ी होती है किसी भी हॉस्पिटल की, दैमीवाल साहब जो हमारे एसएमओ थे, वो उनके निधन के बाद से यह सर्जन की कमी भी सरकारी हॉस्पिटल में जो है बनी हुई है। छोटे से केस के लिए अग्रवा या हिसार रेफर कर देते हैं, मजबूरन जो है गरीब आदमी जो उनको प्राइवेट में अपने इलाज करवाना पड़ता है, जो काफ़ी महंगा है। स्टाफ की जो कमी है उसके बारे में हर महीने हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म किया जाता है कि हमारे को कितना स्टाफ जो है हमारे पास है और कितनी हमारी जगह जो वेकेंट पड़ी हुई है। तो ये हर महीने का प्रोसेस है, हम हर महीने डायरेक्टर में बताते हैं इसके बारे में। रफ अगर बताया जाए तो 140 डॉक्टर्स के अगेंस्ट हमारे यहाँ पे तकरीबन 65 से 70 डॉक्टर ही हैं, तो हम 50% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में स्टेट को अवगत करा दिया गया है। और जो हमारे फार्मासिस्ट हैं वो बहुत कम है, तकरीबन 15 से 20% ही हैं। लैब भी हमारे पास 10% ही करीब है, तो इन सब के बारे में बता दिए। उधर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने बेरोजगार आवेदकों के लिए परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया है। इसी को लेकर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल खदरी ने बताया कि पुरुष पुलिस कांस्टेबल के लिए 7 अगस्त और 8 अगस्त को सुबह शाम दोनों समय परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। वहीं पुरुष कांस्टेबल कमांडो में फिजिकल परीक्षा का आयोजन एक दिन पंचकुला में होगा। इसके अलावा महिला कांस्टेबल की लिखित परीक्षा 4 सितंबर को शाम में आयोजित होगी। हरियाणा पुलिस की भर्ती सबसे पहले हम करने जा रहे हैं, जिसका शेड्यूल आज हमारी वेबसाइट पे डलने जा रहा है। जो मेल कांस्टेबल है उसकी लिखित परीक्षा 7 और 8 अगस्त को प्रातःकालीन और सायंकालीन 4 शिफ्टों में होगी। 7 और 8 अगस्त को मेल कांस्टेबल जो कमांडो विंग है, इसमें चूंकि रेस बाद में है तो इसकी जो पीएमटी है, मतलब फिजिकल मेजरमेंट है, वो 13 अगस्त से 13 सितंबर तक यहीं पंचकुला में होगा। सरकार ने पीछे संस्कृत पीजीटी की भर्ती को वापस ले लिया था, उसकी दोबारा से हमने आवेदन मांगे थे और उसकी परीक्षा अब 14, 11, 21 यानी 14 नवंबर को होने जा रही है। नगर परिषद के कार्यकारिणी के 5 साल पूरे होने के बाद अब दोबारा से यहां चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में एसडीएम ने अधिकारियों की मीटिंग लेते हुए कहा कि उनकी तरफ से चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। अभी चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उनकी तरफ से चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि कोरोना के चलते मतदाताओं की समस्या सुनने का काम को रोक दिया गया है, लेकिन अब दोबारा से बीएलओ और सुपरवाइजरों को बैठक कर जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि लोगों की समस्याएं सुनने के लिए 8 सेंटर बनाए गए हैं, जहां लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी। कोरोना की वजह से जो एक बार अबेंस में डाल दी गई थी प्रोसेस, वो फिर दोबारा शुरू की गई है। इसमें क्लेम एंड ऑब्जेक्शन दोबारा लिए जाएंगे। क्लेम एंड ऑब्जेक्शन जो है वो हमारे 9 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच में लिए जाएंगे। तो इसमें वो जो टीमें बनाई गई हैं वो टीमें बना दी गई हैं। 8 सेंटरों के ऊपर बैठेंगे। 23 वार्डों के 8 सेंटरों को बांट दिया गया है। उनके अंदर वो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन लेंगे। उनकी 27 तारीख तक फिर मैंने सुनवाई करनी है और उसके बाद फिर वो अपील में जाने के टाइम उपायुक्त महोदय के पास आएंगे।
उधर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की रेवाड़ी जिला इकाई के सदस्यों ने मंगलवार को जिला सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम सीटीएम को ज्ञापन सौंपा। दरअसल 15 जुलाई तक स्कूलों का ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया हुआ है, इससे आगे नहीं बढ़ाने की ज्ञापन में बात कही गई है। उनका कहना है कि अगर सरकार अवकाश को आगे बढ़ाती है तो हरियाणा स्कूल एसोसिएशन सड़कों पर उतरेगी और सरकार के फैसले का विरोध करेगी। हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से हरियाणा सरकार से मांग है कि 16 जुलाई से स्कूल खोले जाएं और यदि छुट्टियां एक्सटेंड करी आगे बढ़ाई जाएगी तो हम उससे पहले ही जो है सड़कों पर आएंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। प्रशासन में बैठे विभाग के अंदर शिक्षा विभाग में एक बड़ी सुनियोजित ढंग से स्कूलों के प्रिंसिपल, गवर्नमेंट स्कूल के उनके इंचार्ज, बीओज और डीओज सुनियोजित ढंग से बिना एसएलसी के निजी स्कूलों को बच्चों को अपने पोर्टल पर ले जाके एडमिशन दे रहे हैं, जो सरासर गलत है। जबकि माननीय कोर्ट का भी आदेश है कि बिना एसएलसी के एडमिशन नहीं देंगे। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि आने वाली 16 जुलाई से पहली क्लास से और 12वीं तक स्कूल को खोला जाए। देश बचाओ, शिक्षा बचाओ, देश बचाओ, स्कूल खोलो, स्कूल खोलो, स्कूल एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद। और गर्मी की छुट्टियों को आगे नहीं बढ़ाने की मांग की गई है। पिछले कुछ समय से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसका असर आम जनता पर पड़ रहा है। बाजार में हर चीजों का दाम पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की वजह से बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर डीजल महंगा होगा तो परिवहन महंगा होगा और हर चीज आपके घर तक पहुंचने वाली महंगी हो जाएगी। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का लोगों पर क्या असर हुआ है, तेल की कीमतों पर क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उसको भी आपको सुनाते हैं। जैसे कि मोटरसाइकिल चलती ही नहीं, 20 किलोमीटर वहाँ काटा है, टैंकी खाली खुली हो ही रहा है। 105 का ही पवान लाए हैं। पहले 50 में काम चल रहा था, 100 का डलवाते हैं। बहुत फर्क पड़ रहा है जी। हम तो मारे के गरीब आदमी जमीन, ये बहुत इतना तो बहुत ज्यादा तेल है जी। सरकार वैसे ही बहुत परेशान कर रही है आम जनता को। रोज देखा गया है पिछले महीने से रोज 35 पैसे, 40 पैसे, 1 रुपया, 20 पैसे रोज तेल बढ़ रहा है। तो पिछले महीने जो तेल 88 रुपये या 87 रुपये था, वो आज 95 रुपये करीब हो गया। तो रोज जेब के ऊपर ही असर पड़ रहा है जी। लोग आने जाने के लिए अब चिंतित हो रहे हैं, अभी हम मोटरसाइकिल पे जाएं या स्कूटर पे जाएं ना जाए, पैदल चले कैसे है। तो घर के काम तो करने ही है, लोगों में मजबूरी है, जाना पड़ता है। देश में कोरोना की धीमी पड़ती रफ्तार के बीच हालात सामान्य हो रहे हैं। इसी के तहत अब ट्रेनों का संचालन भी शुरू किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज से अजमेर चंडीगढ़ गरीब रथ सहित 8 एक्सप्रेस और 12 पैसेंजर ट्रेन ट्रैक पर उतरेंगी। इसके अलावा हिसार, जयपुर, रेवाड़ी, फ्लोरा और जोधपुर रेवाड़ी पैसेंजर सहित तमाम ट्रेनों का संचालन होगा। यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही ज्यादा रेलवे रूटों पर फिर से ट्रेनें शुरू हो रही हैं। पैसेंजर ट्रेन पटरी पर आने से यात्रियों को भारी राहत मिली है, लेकिन किराया एक्सप्रेस का ही है। दैनिक यात्री लंबे समय से पैसेंजर ट्रेन चलाने की मांग कर रहे थे। इधर जींद में खनन विभाग के अधिकारी पर गंभीर आरोप लगे हैं। अधिकारी पर ट्रैक्टर चालक से पैसा मांगने के आरोप लगे हैं, जिसे लेकर ट्रैक्टर चालकों ने डीसी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। मामला संज्ञान में आते ही डीसी आदित्य दहिया ने इसकी जांच के लिए टीम गठित की और दोषी के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। ट्रैक्टर चालकों का कहना है कि खनन विभाग के अधिकारी ने पहले पैसों की मांग की और अपने रिश्तेदार के घर मुफ्त में मिट्टी डालने के लिए दबाव बनाया। ट्रैक्टर चालकों ने अधिकारी का एक ऑडियो भी जारी किया है, जिसको लेकर ट्रैक्टर चालक गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ट्रैक्टर चालकों का यह भी आरोप है कि खनन विभाग में बगैर पैसे दिए कोई काम नहीं होता। यहां पर किसी भी काम के लिए लोगों से पैसों की डिमांड की जाती है।
वहीं गोहाना में मुडलाना ब्लॉक के तहत काम करने वाले मनरेगा मजदूरों को वक्त पर काम और मेहनताना नहीं मिलने के आरोप लगाते हुए अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान मजदूरों ने कहा कि सिंचाई विभाग द्वारा मनरेगा के अंतर्गत नहर की सफाई कराई जा रही है। नहर की सफाई के अंतर्गत 14 दिनों का काम आया हुआ है, लेकिन यहां के अधिकारियों ने मजदूरों को सिर्फ 2 दिन का ही काम दिया है। इसके साथ ही उन्होंने काम करने के लिए नहीं बुलाया है। मजदूरों की ओर से बार बार पूछने के बावजूद भी अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। मजदूरों ने यह भी बताया कि कोरोना की वजह से पहले ही काम खत्म हो चुका है और जब उनके पास काम आता है तो अधिकारी 1-2 दिन का काम करवाकर दोबारा काम पर नहीं बुलाते हैं। हमने मिला था जनवरी में काम, जनवरी से अब तक। जनवरी में मिला, पहला मस्ट्रोल लिकड़ा 7 दिन का, 7 दिन का लिकड़ा तो हमने 1 दिन लगाए, हमारा 6 दिन में खराब गए जी। फिर लिकड़ा जी, अब तक फिर निकला, फिर हम 3 दिन लगाए, उस दिन भी 1 दिन लगाया जी। अब तक आया काम हमारा, उस दिन भी हमारे 2 दिन लगाए, फिर उल्टे कर दिया, भी कोई काम बंद हो गया। ये फिर 15-14 दिन का है जी, 3 दिन होकर करना हमारा मना कर दिया काम। क्या हमने काम नहीं चाहिए जी, हम मजदूर कम आदमी क्या खाओगे। इन मजदूरों ने ऑब्जेक्शन किया कि वे कथूरा ब्लॉक की लेबर मुलाना ब्लॉक में कार्य न करें। इसके लिए जो SDO है इरिगेशन, उनसे बातचीत की थी और उनसे बातचीत करके समाधान निकाला गया कि जो RD है विलेज वाइज RD बांटी जाएगी और जिस पंचायत के साथ जो नहर की RD लगेगी उसके ऊपर काम दिया जाएगा। प्रदेश में लूटपाट और चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला बहादुरगढ़ से सामने आया है। यहां सेक्टर 6 मोड़ के पास बेखौफ बदमाशों ने हथियारों के बल पर शराब के ठेके से 4 लाख रुपए लूट लिए। बदमाशों ने ठेके में घुसते वक्त गोलियां चलाई। गनीमत रही कि किसी को गोलियां नहीं लगी। बदमाश जाते वक्त महंगी शराब की बोतलें भी साथ ले गए। कार में सवार होकर आए 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं शहर में रोजाना हो रही लूट की घटनाओं पर पुलिस चुप है। कोई भी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वहीं लूट की घटनाओं से इलाके में दहशत का माहौल है। बदमाश शराब की दुकानों और फैक्ट्रियों को निशाना बना रहे हैं। शटर ऊपर से बंद करने जा रहा था, जब ये बाय फायर की, मैं पीछे ये सामान लगाने लगा और मैं आके बोले कि चल अंदर चल अंदर, तो ये अंदर आ गया, पिस्तौल मेरी तरफ लगा दी। दोनों बैठ गए हम। जो 5-6 बोतल थी बढ़िया ब्रांड की, 4-4 हज़ार रुपये की, 4-5 बोतल ले गए, 6 बियर ले गए। जितना कैश था वो सारा ले गए। कितना कैश था? लगभग हमारा कैश था जी 4 लाख के करीब था सर। फिलहाल इतना ही, लेकिन अब बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ।